कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आज मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं, मॉक टेस्ट 4। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके चैरिटी चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग अपनी देवी स्वरूपा मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और आज मैं आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूं, ये आपको पुष्पा झुकेगा नहीं और सिलेक्शन रुकेगा नहीं, इसमें मैं चर्चा करूंगा आपको। और जो प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूं, ये वही क्वेश्चन है जहां से प्रश्नों का आना तय है। तो मैं आपसे बात करूंगा आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर, और ये बहुत बहुत आपके लिए वेरी मोस्ट है। इस पढ़ाई की पंचायत पर मैंने आपके लिए पहला प्रश्न निकाला है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको नंबर देके जाएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण का हड़प्पा स्थल है? वो पूछा परिपक्व चरण का, मैच्योर अवस्था का, मैच्योर स्टेज का, वो आपसे हड़प्पन स्थल पूछ रहा। आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता है, पहली अर्बन सिविलाइजेशन है। तो उसका वो एक मैच्योर आपसे प्लेस पूछ रहा है आपसे, क्या वो नागेश्वर है, क्या वो मांडा है, क्या वो कालीबंगा है, या वो चनउदड़ो है? ये चार स्थल तो दिए हैं यहाँ पे। तो आप बताएंगे वो स्थल कौन सा है? वो स्थल कालीबंगा है। कौन सा स्थल है? वो कालीबंगा स्थल है। तो आपके मन में विचार आएगा कि हड़प्पा सभ्यता नागेश्वर स्थान है, आखिर ये कहां स्थित है? तो नागेश्वर स्थान आपके गुजरात में जो आपका क्षेत्र है कच्छ वाला, कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में, कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में ये स्थल है। कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में ये स्थल है आपके, यहां से कौन सा? आपका नागेश्वर नाम का स्थान। मांडा एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, मांडा नाम का स्थल है जो, ये मांडा आपके हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। कौन सा स्थल है? उत्तरी स्थल है, जो जम्मू कश्मीर, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है आपके, जो इस समय केंद्र शासित प्रदेश है आपके, ये इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। इस क्रम में चनउदड़ो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। ये आज के पाकिस्तान में बिल्कुल सिंध प्रांत में स्थित, कहां स्थित है? ये सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान के। और ये मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित चनउदड़ो। और यहाँ मनका बनाने कारखाना मिला है, यहां से कौन सा? मनका बनाने कारखाना, ऐसी मान्यता है। चनउदड़ो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा, यहां से मनका बनाने का, यानी हड़प्पन सभ्यता के लोग मनके ही पहना करते थे, यानी वो आभूषण प्रिय थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा के बारे में एक बात बताऊंगा आपको जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास भी है। क्योंकि कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो इसका उत्तर है, जो मैच्योर स्थल कालीबंगा, ये इस सभ्यता का ऐसा स्थल है जहां से प्राक हड़प्पा, कौन सी हड़प्पा? प्राक हड़प्पा, इसके प्राक हड़प्पा और हड़प्पन सभ्यता और उत्तर हड़प्पा, यहां पर उत्तर हड़प्पा, यानी कि तीनों के साक्ष्य मिलते हैं यहां से। प्राक माने हड़प्पा से पूर्व वाली, और उत्तर माने हड़प्पा के बाद वाली। इस कालीबंगा से बहुत बहुत वेरी मोस्ट है, यहीं से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। क्या है? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसको आप लोग लिख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे, और इसको मैं कहूंगा इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यहां से कई विद्यार्थी ने मेरे कहा है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ करे गुरुजी से बता दिया करो। तो मैं बता रहा हूं आपको, जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है आपके? यहीं से मिला, कालीबंगा से। और यहीं से अग्नि कुंड भी मिले। क्या मिले? यहां से, यहीं से आपके अग्नि कुंड भी मिले। आपके अग्नि कुंड का मतलब है जो हवन वेदिकाएं, हवन वेदिका, जो हवन करने वाली जो आपके वेदिकाएं होती हैं, अग्नि कुंड भी यहीं से मिले। कहां से? कालीबंगा से। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। और यहां से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। ये राजस्थान के गंगानगर से प्राप्त हुआ स्थल है आपके, बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपके, इसको आप रट लेंगे और इंपॉर्टेंट है। चनउदड़ो बता दिया मैंने, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यहां से। और नागेश्वर गुजरात के कच्छ में, मांडा इस समय जम्मू कश्मीर में स्थित, जो कि इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। इसको आप याद करेंगे यहां से। इस क्रम में मैं आपको आगे ले जाऊंगा। जो मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन निकाला है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने वंश को प्राचीन योद्धा आफरा शियाब से संबंध बताया ताकि वह अपने महान जन्म को सिद्ध कर सके? ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? क्या वो अलाउद्दीन खिलजी है, क्या इल्तुतमिश है, क्या कुतुबुद्दीन ऐबक है, या बलबन है? आपके माइंड में आ रहा होगा, आपको इस पर सर्च भी करना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आफरा शियाब वंश से जोड़ने वाला दिल्ली का वह सुल्तान कौन था? तो इसका बड़ा अच्छा उत्तर है, इसका सही उत्तर है आपके बलबन। क्या उत्तर है? सही उत्तर का बलबन है। ये वही बलबन है
इसके बचपन का नाम बहाउद्दीन हुआ करता था, बहाउद्दीन। आप जानते होंगे गयासुद्दीन बलबन ये वो शासक है जिसने अपने आप को आफराशियाब, जो कि एक सैनिकों का बहुत बड़ा वंश था, एक आफराशियाब जो उच्च कुल का वंश हुआ करता था, तो अपने आप को उच्च वंश से जोड़ने के लिए बलबन ने अपने आप को आफराशियाब वंश से जोड़ा ताकि ये अपने आप को उच्च बता सके आपके। और मैं बलबन के बारे में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करूंगा आप लोगों से कि जो बलबन है इसने जिल्ले इलाही, किसकी? जिल्ले इलाही कहता है अपने आप को, यानी कि जो कार्य मुगल काल में अकबर ने किया वो कार्य बलबन ने आपके सल्तनत काल में किया है। और यही वो बलबन है जिसने अपने आप को नियाबत खुदाई, ये नियाबत ए खुदाई, इसको आप रटेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है नियाबत ए खुदाई। कौन सी खुदाई? नियाबत ए खुदाई, इसको आप लिख लेंगे। यानी पृथ्वी पर खुदा की छाया, पृथ्वी पर खुदा की छाया कहता है अपने आप को। और सुल्तान की प्रतिभा को, सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए ये ऐसी व्यवस्था स्थापित करता है। ये वही व्यक्ति है जो कहता है मैं निम्न जाति के तुर्कों से घृणा करता हूं और मैं जब इन्हें देखता हूं तो मेरी नाड़ियों में खून खोलने लगता है। ये वो व्यक्ति है जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति अपनाई, यानी अपने विरोधियों को चलने के लिए इसने उन्हें मारने से बिल्कुल तनिक भी परहेज नहीं किया। रक्त लौह की नीति को लाने वाला कौन है? ये बलबन है। ये वही बलबन है जिसने की बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हुए अपने समय में राजत्व का दैवीय सिद्धांत, राजत्व का दैवीय सिद्धांत अर्थात राजा से बड़ा कोई भी नहीं है, ये वही बलबन है जिसने अपने समय में जो तुर्कान ए चहलगानी 40 सरदारों का समूह हुआ करता था उस समूह को समाप्त कर दिया। और ये वही बलबन है जिसने की दीवान ए अर्ज, इसको आप रटेंगे सब बातों को, दीवान ए अर्ज नामक एक नए विभाग की स्थापना की। दीवान ए अर्ज का मतलब हमारा सैन्य विभाग से, यानी बलबन ने दीवान ए अर्ज नामक एक नया विभाग बनाया जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध है हमारा सैन्य विभाग से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत ही पोलाइटली साधारण वर्डों में समझा रहा हूं। जब मैं सल्तनत काल पढ़ाऊंगा इतिहास के पन्नों से तो मैं विस्तार से और बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं चूंकि ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं आपकी, चूंकि मैं आपको बहुत जल्दी एक क्रैश कोर्स चल रहा है, पेपर आपका 28 मई और 28 अभी अक्टूबर अगले माह में, और 29 तारीख को डिक्लेयर हो चुका है आपका 28-29 तारीख को नेक्स्ट मंथ में, इसलिए मैं तेजी से करा रहा हूं चीजों को। लेकिन फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको बलबन का जो आफराशियाब वंश से जोड़ता है अपने आप को वो बलबन है। और राजत्व का दैवीय सिद्धांत इसने स्थापित किया और सुल्तान की प्रतिष्ठा को इतना उच्च कोटि का बना दिया। सुल्तान से बड़ा कोई नहीं है। अपने आप को जिले इलाही कहता है और पृथ्वी पर खुदा की छाया कहता है। का सुल्तान से बड़ा कोई भी नहीं है और सुल्तान से सबको भयभीत रहना चाहिए। और सुल्तान वही बनेगा जिसमें खुदा की विशेष नियाबत हो, खुदा की विशेष दया हो, वो सुल्तान बन सकता है। आम लोगों को सुल्तान या शहंशाह बनने का अधिकार नहीं है। इसने दीवाने अर्ज बनाया, इस पे याद कर लेंगे। और रक्त और लौह की नीति को अपनाता है और अपने आप को जिले इलाही और नियाबत खुदाई, क्या कहता है? नियाबत खुदाई, यानी पृथ्वी पर खुदा की छाया कहता है अपने आप को। मैं आपको अगला विश्लेषण है मेरा, थर्ड क्वेश्चन है, किस खोजकर्ता ने 1498 में, यहां पर देखेंगे, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। यानी भारत में पहली बार समुद्री मार्ग की जो खोज करने वाला है वो और कोई नहीं, क्या वो मेगास्थनीज है? बहुत आसान सा आंसर है, 1498 है। सीधा सा आंसर है वास्को डी गामा। कौन है वो? यानी पहला यात्री है जिसने समुद्री मार्ग से भारत की खोज करी है। ये पहला व्यक्ति है वास्को डी गामा। ये कहां का यात्री है? पुर्तगाल का यात्री। कहां का ये पुर्तगाल का यात्री है। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां से आपके लिए। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो बहुत जरूरी बात है, क्योंकि जो वास्को डी गामा है इसी ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की। वास्को डी गामा ने, उसके बाद ही पुर्तगाली लोगों का भारत में आगमन संभव हो पाया और पुर्तगाली बस्तियों की भारत में स्थापना हुई। और पहली पुर्तगाली बस्ती की स्थापना कोचीन में हुई, कोच्चि में। और उसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा को अपना मूल सेंटर बनाया। जो मार्को पोलो है ये इतालवी यात्री है। कहां का है? ये इतालवी यात्री है। इतालवी को हम लोग इटली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे इटली भी कहते हैं। इटली का यात्री है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मार्को पोलो बताता कैसे यहाँ के लोग घोड़ों को बहुत लायक किया करते थे। ये वही मार्को पोलो जिसने भारत के बारे में कई सारे विश्लेषण दिए। इसको आप देख लेंगे। जो थॉमस कोरियात है ये ब्रिटेन का एक यात्री है, एक ब्रिटिश यात्री है। ये ब्रिटेन का एक यात्री था, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। ये ब्रिटेन का यात्री है। और जो मेगास्थनीज है ये यूनान का, यूनान को आज ग्रीस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनान को आज ग्रीस कहते हैं। और ये वही मेगास्थनीज है
जो कि आपके भारत के महानतम सम्राट मौर्य वंशी चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भी ये मेगास्थनीज रहा, और मेगास्थनीज ने भारत में जो वर्णन दिया है भारतीय समाज का, भारतीय नगरीय जीवन का, उसका उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, कौन सी में, अपनी पुस्तक इंडिका में ये उल्लेख करता है। इसको आप लोग यहां से इंपोर्टेंट कर लेंगे क्योंकि ऐसी पुस्तकें पूछी जाती हैं यहां से। तो इंडिका किसी पुस्तक है, मेगास्थनीज की। मार्को पोलो इटली का है, थॉमस कोनराड ब्रिटेन का है। ये मिलाने के लिए कई बार एग्जाम आते हैं। और यूनान का कौन है, मेगास्थनीज। ये बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। इस क्रम में मैंने आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर आया, चौथा क्वेश्चन। गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें और किसने भाग लिया। आप जानते होंगे कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे, गांधी जी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कांग्रेस की ओर से जो आधिकारिक ऑफिशियल जो प्रतिनिधि थे वो गांधी जी थे। और गांधी जी, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर ये गोलमेज सम्मेलन कहां हुए, तो पहला उत्तर है गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कहां हुआ है, लंदन में हुआ है। और ये गोलमेज सम्मेलन कितने हुए हैं, तो इनकी संख्या 3 है। कितनी है, इनकी संख्या 3 है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब गांधी जी गए ये द्वितीय वाले में, इस द्वितीय सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए गए, तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आखिर ये सम्मेलन कब हुआ है। तो इसको नोट डाउन करें, 7 सितंबर, यहां से 7 सितंबर इसको 1931 से यहां से, और ये 1 दिसंबर 1931 तक ये आयोजित हुआ। यानी कि जो सम्मेलन की डेट है इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, यानी कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ है। गांधी जी यहाँ पहुंचे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह हुई, जब गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने गए तो यहां पर गांधी जी को क्या मिला, कुछ पहली बार हो रहा था जब भारतीयों से, यानी कांग्रेस पार्टी जो देश का नेतृत्व कर रही थी, समानता के दर्जे बात की जा रही थी। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड है। कौन है, रैमजे मैकडोनाल्ड है। इसको आप याद कर लेंगे, मैकडोनाल्ड है, इसको आप याद कर लेंगे यहां से, ये रैमजे मैकडोनाल्ड है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे ये कि रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं चाहता था कि भारत को कुछ रियायत दी जाए। एक मैं बात बताऊंगा यहां पर बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, फ्रैंक मॉरिस नाम का जो एक व्यक्ति है, फ्रैंक मॉरिस, जो मैं आपके लिए बहुत विशेष तौर पर बताना चाह रहा हूं, जो हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बड़ी मेहनत से लगन से कार्य कर रहे हैं। फ्रैंक मॉरिस ने कहा इन गांधी जी को पहली बार अर्ध नंगा फकीर कहा है गांधी जी को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर किसने कहा है, तो आप बताएं गांधी जी को अर्ध नंगा फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा है। तो यहां मिला नहीं कुछ, तो आप प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये तो मैंने सारी कहानी सुनाई आपको। प्रश्न पूछ रहा है कि इस पर्सन में किसने भाग लिया, गांधी के साथ आके किसने भाग लिया है। तो मैं वहीं आऊंगा, पूरी कहानी मैंने इसलिए बताई है कि गांधी जी आधिकारिक तौर पर यहां पहुंचे तो क्या वो राजेंद्र प्रसाद हैं, क्या वो सरोजिनी नायडू हैं, क्या जवाहरलाल नेहरू हैं, या सुभाष चंद्र बोस हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपके, इसमें भाग लेने वाली सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, ये सरोजिनी नायडू ने भाग लिया है इसमें। और मैं बता दूं आपके लिए कि सरोजिनी नायडू के अलावा श्रीमती एनी बेसेंट भी इसमें भाग ले रही थी। श्रीमती एनी बेसेंट भी जो आयरलैंड मूल की हैं वो भी इसमें भाग ले रही थी, और महिला दल का नेतृत्व एनी बेसेंट ही कर रही थी। ये आयरलैंड मूल की लेडी हैं, भारत में इनका बड़ा योगदान रहा है, और आपके नेतृत्व में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, और आपने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन को बनाए रखा, और भारत में क्रांति की चेतना को उस समय पैदा किया, उस समय बनाए रखा जब भारत में शांति का दौर था, और भारत में कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर से जो एक आंदोलन चल रहा था वो शिथिल पड़ा हुआ था। उस कांग्रेस के शिथिलता के दौर में आपने होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से भारतीयों में एक चेतना को जगाए रखा। भारतीयों में आंदोलन की जो लहर थी, आंदोलन की जो चेतना थी, जागृति थी, उसे आपने बनाए रखा। एनी बेसेंट का संबंध आयरलैंड से है। आपने या पहली महिलाएं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की वर्ष 1917 में, आप पहली महिलाएं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है 1917 में की है। और वो सम्मेलन कहां का हुआ था, कलकत्ता। कहां का हुआ है वो, कलकत्ता कांग्रेस वार्षिक सम्मेलन था जिसकी आपने अध्यक्षता की है। इसको आप लोग अतिरिक्त नॉलेज के तौर पर रट लेंगे, जो कि यहाँ का प्रश्न नहीं है। यहाँ का प्रश्न का उत्तर क्या है, सरोजिनी नायडू वो थी जो कि इस परिषद में भाग ले रही थी गांधी जी के साथ में,
और इस सम्मेलन में महिला दल का नेतृत्व श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। इसे आप याद कर लेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3 हुए, और तीनों कहां पर हुए? लंदन में। और मैं आपको बता देता हूं, बच्चे जैसा मुझे कमेंट के माध्यम से लगातार लिख रहे हैं कि सर जो इंपॉर्टेंट हुआ करे उसे आप इंपॉर्टेंट लिख दिया करिए और अलग अलग मार्कर के माध्यम से इसका प्रयोग करते रहिए, इसलिए मैंने उल्लेख कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी साझा करना चाहूंगा, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पर अभी कुछ दिन से ये मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं आपके बीच में। अब चूंकि पहली बार मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं डिजिटल बोर्ड पर, आपको कैमरे पर सामना कर रहा हूं, कैमरे का सामना कर रहा हूं। पिछले 15 वर्षों से मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑफलाइन क्लासेज में कभी समस्या नहीं हुई, क्योंकि मैं एक बार ये जो ऑनलाइन क्लासेज कैमरे को सामना कर रहा हूं, कैमरे का सामना करना मतलब एक युद्ध जीतने के समान है। तो कैमरे के सामने कई सारी बातें आने पर कहीं ना कहीं हिचकिचाहट भरी होती हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन साझा करना चाह रहा हूं। कल की क्लास में मैंने आपको इसी मॉक टेस्ट, यहाँ पे मॉक टेस्ट हमारा 3 था आपका, उस मॉक टेस्ट 3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा था हमारा, और वो मूल अधिकारों की अधिकारता को लेकर चल रहा था, जो कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों पर, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पर महत्ता प्रदान करता है। एक केस चल रहा था आपका, और उस केस को मैंने आपको समझाया था वहां पर। तो उसमें मैंने गलती से, क्योंकि मैंने कहा मैं कैमरा पहली बार फेस कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, तो मुझे गलती से मैंने उसमें वहां वर्ष आपको 1867 बोल दिया है। कौन से वाले मामले को? गोलकनाथ वाले मामले को, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। हमारे विद्यार्थियों ने इसको मुझे बार बार याद दिलाया है, ये वाला बार बार कहा है उन्होंने कमेंट के माध्यम से। सभी विद्यार्थियों थैंक यू वेरी मच कि मेरे मुंह से वर्ड निकला है, आपने मुझे याद दिलाया है। मुझे याद आ गया था बाद में, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये 1867 का ये मामला नहीं है, ये मामला 1867 का नहीं है, ये गलत डेट लिखी मैंने यहाँ पर, ये डेट गलत है। इसका सही उत्तर है 1967। मेरे विद्यार्थियों ने बताया तो गुरुजी आपको याद तो है, पर मैं गलती से, क्योंकि मैं कैमरा का सामना और डिजिटल बोर्ड पर पहली बार पढ़ा रहा हूं अपनी लाइफ में, इसलिए थोड़ा सा इस तरह कोई मिस्टेक बाय द वे, पहली बार तो होगी नहीं मुझसे, और बाय द वे हो जाती है, तो थोड़ा मुझे क्षमा करेंगे इसके लिए। ये एक सही डेट कर लेंगे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला 1967 का है, और ये वही केस है जिसमें गोलकनाथ केस में ये 11 जजों की खंडपीठ बैठी थी। यहां पर दोबारा पुनः बताता हूं, और 11 जजों में से 6-5 के ये बहुमत से निर्णय आया था, और 6 जजों ने कहा कि मूल संसद सर्वोच्च तो है और वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये भाग 3 में, कहां पर? भाग 3 में, यानी फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती है, यानी इसे मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसे आप याद कर लेंगे। यद्यपि इस वाले मामले को वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले से सही किया गया, जानते हैं आप लोग, वर्ष 1973 में, जिसमें कहा गया संसद सर्वोच्च है और उसे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संसद मूल ढांचे में, बेसिक स्ट्रक्चर में, आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। यद्यपि संसद की सर्वोच्चता को केशवानंद भारती में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो ये डेट को सही कर लेंगे उसमें। और ये भूलवश मुझसे 1867 बोला गया है, जो कि एक गलत डेट थी, वो भूलवश हुआ है, जल्दबाजी में हुआ है मुझसे, इसे सही कर लेंगे। ये मैं अपनी गलती को यहाँ पे स्वीकार कर रहा हूं, इसको आप सही कर लेंगे। यहाँ से मैं आपको अगला क्वेश्चन, ये डेट उसकी ये कर लेंगे यहाँ से 1967 को, यहाँ से मैं आपको अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। ये है पंथी निम्नलिखित में किस राज्य की नृत्य शैली है? पंथी पूछ रहा है आपसे, ये पंथी वो पूछा किस राज्य की शैली, क्या बिहार की है, क्या वो उड़ीसा की है, राजस्थान की है, छत्तीसगढ़ की है? तो पंथी जो शैली एक विशेष प्रकार की शैली है नृत्य की, और इस शैली का संबंध और कहीं से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ से है। जो पंथी शैली है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। मैं आपके लिए बताऊंगा यहाँ पर कि बिहार में एक बड़ा फेमस नृत्य है, उसका नाम है विदेशिया। कौन सा? विदेशिया नृत्य है, ये बड़ा मशहूर नृत्य यहाँ का, बिहार का। और ओडिशा का आप जानते हैं ओडिसी एक महत्वपूर्ण नृत्य है, जो कि शास्त्रीय नृत्य। कौन सा? ओडिसी। और राजस्थान में कहने ही क्या है, घूमर नृत्य के, कौन सा? घूमर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पंथी का संबंध कहां से है? छत्तीसगढ़ से, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। इसका सही उत्तर है, इसलिए आप इन प्रश्नों को याद कर लेंगे। और मैंने पहले ही कहा है, आप नोटबुक लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि ये सीरीज आपकी पैट के लिए, मैंने कहा पुष्पा झुकेगा नहीं
और सिलेक्शन रुकेगा नहीं, इन सबको रट लेंगे क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट हैं। ऐसी सीरीज में आगे लेकर आ रहा हूं, लेकिन इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को आप लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और इसको ज्यादा ज्यादा लोग सब्सक्राइब कराएंगे ताकि मेरी बातें घर घर तक पहुंच सकें। मैंने आज ही कहा है बच्चों से ऑफलाइन क्लास में अपनी में, और चिल्ला चिल्ला कहा है अपनी ऑफलाइन क्लास जब मैं ले रहा था तो बच्चों से मैंने कहा कि अब समय की यही पुकार और अब नंबर पहुंचे 90 पार। यानी मैंने बताया समय की महत्ता को, अब समय आ चुका है, तो भीड़ भाड़ भरी जिंदगी आ चुकी है, प्रतियोगिता बढ़ चुकी है, तो मैंने कहा अब समय की यही पुकार और नंबर पहुंचे 90 पार, उससे कम पर स्वीकार नहीं होगा। 90 से कम हुए 100 में से हमारे, तो उससे कम पर लोचा होगा, परेशानी होगी, इसलिए 90 से कम पर कुछ भी हमें स्वीकार नहीं है। ये 90 मैंने 100 में से बताया आपको, इसलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं यहां पर सीरीज में, साकेवा किरातु खाबू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार कौन सा है? वो कह रहा है क्या वो मेघालय का है या अरुणाचल का है, नागा का है, सिक्किम का है? तो इसका संबंध आपके नागालैंड से, कहां, यहां से सिक्किम से संबंध है इसका। यानी साकेवा जो एक विशेष प्रकार का समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार है। क्या त्योहार है ये एक धार्मिक त्योहार है, इसे सिक्किम में मनाया जाता है। तो मैं आपकी जानकारी लिए बताता हूं थोड़ा सा। नागालैंड में आपके दो बड़े उत्सव है, एक हॉर्नबिल उत्सव है, कौन सा? हॉर्नबिल उत्सव है यहां पर, और इस क्रम में यहीं पर मोत्सु नाम का उत्सव भी यहां मनाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी पता होगी, ये जो नागालैंड का जो उत्सव है आपके, ये नागालैंड का बड़ा महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है, यहाँ पर आप जानते होंगे आपके। और इस क्रम में एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ से, उसको भी मैं साझा करूंगा आप लोगों से। यहाँ हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल है, थोड़ा सही कर लेंगे इसको जरा, गलती से हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल उत्सव है आपके यहाँ से। और मोत्सु उत्सव है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर मेघालय में एक नौंग कर्म नाम का उत्सव, कौन सा? नौंग कर्म, कौन सा? ये नौंग कर्म नाम का उत्सव है, नौंग कर्म, ये वाला नौंग कर्म नाम का उत्सव है जो यहाँ मनाया जाता है। एक यहीं पर आसी नाम का उत्सव है जो कि यहाँ मनाया जाता है आपके, कहां पर? मेघालय में। इनको भी याद कर लेंगे। और आप जानते हो अरुणाचल प्रदेश में शोलंग और पोंगटू, कौन सा? शोलंग, यहाँ पर एक याद लिख लेंगे आपको, यहाँ मैं करता हूँ शोलंग, ये मैं आपको एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। और पोंगटू, ये एक पोगटू नाम का उत्सव है, ये रहा पोगटू नाम का उत्सव है, और शोलंग नाम का उत्सव है। इन दोनों को भी रख लेंगे। ये कहां के उत्सव है? ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। नागालैंड में आपके हॉर्नबिल और मोत्सु उत्सव, और इसका मैं बताऊंगा मैं आपको यहां पर, ये सिक्किम में लोसार और सागदाव, ये भी उत्सव यहां पर मनाए जाते हैं। इनको लिख लेंगे यहां दोनों उत्सवों को, ये सिक्किम में। इसके अलावा यहाँ का साकेवा एक महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है इसे, तो चाहे साकेवा आ जाए, लोसार आ जाए, चाहे सागदाव आ जाए, ये कहां के? सिक्किम के हैं। अरुणाचल का शोलांग है और पोगटू है, इसको क्या नाम है? शोलंग, शोलंग कह लो या शोलांग कह लो, एक ही बात है। पोंगटू यहीं का नृत्य है, इसको त्योहार है आपके, ये पोंगटू कहते हैं आपके। ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण त्योहार है आपके, इनको आप रट लेंगे यहां से। अब मैं आपके लिए अगला जो सीरीज लेकर आया हूं, इसमें क्रम में सीरीज में क्वेश्चन लाया हूं, वो कौन से राज्य उड़ीसा की सीमा को साझा नहीं कर सकते? मैं आपसे कहूंगा सभी राज्यों की सीमाओं को एक दूसरे याद कर लें, विशेष तौर पर यूपी सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, रटकर जाएंगे वहां से। ये यहाँ उड़ीसा पूछ रहा है कि उड़ीसा की राज्य की सीमा को कौन साझा नहीं करता है? कौन साझा नहीं करता है? क्या वो छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, या बिहार है, या झारखंड है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर इसका बिहार है। क्या उत्तर सही है इसका? बिहार है, क्योंकि उड़ीसा राज्य की सीमा 4 राज्यों से लगती है। और वो राज्य कौन से हैं आपके? वो छत्तीसगढ़ राज्य है, वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य है, झारखंड राज्य है, और अगला कौन सा है? अगला आपके आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य। यानी कि 4 राज्यों साझा करती है। कहां से साझा नहीं करती है? बिहार से साझा नहीं करती है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर का बिहार होगा। यानी कि उड़ीसा की सीमा बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। किसकी करती है? छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, झारखंड से और आंध्र प्रदेश से करती है। इसको आप याद कर लेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, उसको याद कर लेंगे, चिल्का झील है, जो कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? चिल्का झील है, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और कैसी झील है ये लैगून झील है। कैसी झील है ये? लैगून झील है। जब मैं ज्योग्राफी भूगोल के पन्ना में रहूंगा तो मैं बताऊंगा लैगून झील क्या होती है और लैगून का मतलब क्या होता है और चिल्का क्यों फेमस है और चिल्का को
क्यों अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। इस क्रम में मैं आपको बताऊंगा आगे भारत में किस प्रकार के वनों में सामान्य वृक्ष तेंदु और अमलतास पाए जाते हैं आपके, और बेल पाए जाते हैं। तो क्या सही उत्तर है वो है शुष्क पर्णपाती वन। कैसे वन? शुष्क पर्णपाती वन, यानी पर्वतीय वन नहीं है अमलतास वगैरह, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन नहीं, झाड़ीदार होते हैं राजस्थान वगैरह में या दक्षिणी पंजाब में, दक्षिणी हरियाणा में आपके ये कांटेदार वनस्पति। आर्द्र पर्णपाती वन भी नहीं है। सही उत्तर कैसे क्या है? शुष्क पर्णपाती वन है। और आप जानते हैं तेंदु का पत्ता बीड़ी बनाने काम में आता है। क्या के लिए आता है? ये तेंदु बीड़ी, जो बीड़ी बड़े पैमाने पी जाती है आपके, बीड़ी बनाई जाती है। और अमलतास का प्रयोग हमारे यहाँ गठिया ऐसे रोग के लिए और तमाम तरह के गठिया रोग के लिए भी एक लेप करके किया जाता है आपके। और इसके अलावा अमलतास का प्रयोग कई महत्वपूर्ण औषधियों में किया जाता है। अमलतास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तेंदु का पत्ता बीड़ी बनाने में किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस तरह मैं बताऊंगा मिट्टी में मौजूद अपरदाहारी अपरद को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया कहा जाता है। क्या वो अपघटन है, क्या खनिजीकरण है, क्या विखंडन है या निक्षालन है? निक्षालन को अंग्रेजी में लीचिंग कहते हैं, आप जानते होंगे शायद, इसे लीचिंग बोलते हैं। और विखंडन यानी किसी को तोड़ देना, तो आप जानते होंगे एक सही उत्तर विखंडन है इसका। ये प्रक्रिया होती है अपरदाहारी, यानी जो हमारे यहाँ जीव जंतु होते हैं जो सड़ के घुल मिल जाते हैं, तो एक हमारे यहाँ केंचुआ नाम का एक जीव होता है जो कि विखंडन के लिए बड़ा उत्तरदायी माना जाता है। और केंचुआ को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है आपके, जो है आप जानते होंगे। तो इस दिया मिट्टी में मौजूद अपरदाहारी अपरद को छोटे छोटे कणों में कौन तोड़ देते हैं? तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को विखंडन कहा जाता है। इसमें केंचुआ की बड़ी भूमिका मानी जाती है, इसको देख लेंगे आप लोग यहाँ से। और इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है? जैन धर्म पूछ रहा है वो आपसे। तो जैन धर्म का क्या वो वैराग्य है, क्या वो कर्म है, क्या वो अहिंसा है या निष्ठा है? आप जानते होंगे जैन धर्म के दो बड़े आपके पंच जो इनके महाव्रत हैं, उनमें जो अहिंसा बड़ा महत्वपूर्ण है, आप जानते होंगे इस बात को। यानी जैन धर्म में सत्य है पहला, अहिंसा है, लिखी रहा है यहाँ पर सत्य अहिंसा, अपरिग्रह है यहाँ पर, अपरिग्रह अस्तेय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और ब्रह्मचर्य है। ये आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इन्हें पंच महाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच महाव्रत कहते हैं। आप रट के जाएंगे यहाँ से। ये 5 महाव्रत है, इनमें से अहिंसा का बड़ा तगड़ा महत्व माना जाता है। यानी जैनियों की पूंजी है, जैनियों की संपत्ति है, वो अहिंसा है। यानी कहते हैं जियो और जीने दो, यानी जैनियों का सिद्धांत है, इसको रट के जाएंगे जियो और जीने दो, इसको आप रट के जाएंगे। ये जियो और जीने दो का सिद्धांत किसने दिया है? ये जैनियों का है, इसको आप रट के जाएंगे। और जैन धर्म के जो आपके 24वें गुरु हैं कौन? वो है आपके महावीर स्वामी। कौन है वो महावीर स्वामी है आपके। ये 24वें ये गुरु जी हैं आपके जैन धर्म के। कौन? महावीर स्वामी आपके। कौन से गुरु जी हैं? ये 24वें गुरु हैं यहाँ से महावीर स्वामी, यहाँ से ये 24वें हैं। जबकि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव, इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है। ये इस धर्म के पहले धर्म गुरु हैं, पहले तीर्थंकर हैं। और 24 में कौन से आपके? महावीर स्वामी। और मैंने लिखा है सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है? वो अहिंसा का। इसको आप लोग याद कर लेंगे। वैसे यहाँ 5 महाव्रत हैं और 5 ही अनिवार्य। मैं बता दूंगा आपको इनके बारे में, इतिहास पढ़ाऊंगा इतिहास के पन्नों से, तो वहां चर्चा करूंगा इनके ऊपर। क्या अपरिग्रह क्या होता है, अस्तेय क्या होता है, इनके ऊपर फिलहाल नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, ये इतिहास के पन्नों में बताऊंगा आपको। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। इनमें से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों या नवरत्न के रूप में जो अलंकृत किया गया है, क्या वो श्रीगुप्त है, क्या चंद्रगुप्त सेकंड है, समुद्रगुप्त है? इनमें से कोई नहीं है। यानी नवरत्न पूछ रहा है हमसे। नवरत्नों का उल्लेख हमें प्राचीन काल में चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या द्वितीय है, इसके काल में मिलता है, या हमें ये पूरी मामला कहाँ मिलता है? आपके अकबर के जमाने में, जब अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, तो अकबर के इसके दरबार में चंद्र द्वितीय या विक्रमादित्य या कालिदास जैसा विद्वान हुआ। और यहीं पर आपके बड़े महत्वपूर्ण वराहमिहिर, कौन? वराहमिहिर जैसे विद्वान हुए। यहीं पर आपके ऐसे विद्वान हुए, आपके कालिदास हैं, वराहमिहिर हैं, शंकु हैं, अमरदास हैं, ऐसे विद्वान हुए। 9 रत्न थे। आप जानते होंगे चंद्र द्वितीय का जो इतिहास है, इसे प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इनके काल में 4 दिशा में सब क्षेत्रों में वृद्धि हुई। साहित्य में, कला में, विज्ञान में, चित्रकला में, मूर्ति कला में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां उन्नति ना हुई हो। इसीलिए इनके काल को इतिहास का प्राचीन काल का
प्रथम स्वर्ण युग भी कहा जाता है, फर्स्ट क्लासिकल एज कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासनकाल को। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको आप रख लेंगे यहां से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके। और श्रीगुप्त को इस गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहता है? श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहते हैं। इसको भी थोड़ा देख लेंगे यहां से, क्योंकि अब लिखा हुआ तो बता ही दिया मैंने आपको। इन्हें इस वंश का संस्थापक कहते हैं। किसको? श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो मैंने बता दिया है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को देख लेंगे। और इसका उत्तर कौन सा है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इस क्रम में मैं आपके लिए अगली जो क्वेश्चन लाया हूं, दिल्ली सल्तनत के इनमें से राजवंशों में सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया है? क्या सैयद, खिलजी, लोधी या तुगलक? इनके आपको डेट बाय डेट, जब मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा तो मैं ईयर बाय ईयर इनके बारे में बताऊंगा, पर फिलहाल यह समय का अभाव है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे थोड़ा बहुत तेज चर्चा कर रहा हूं। इसमें सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? ये खिलजियों का रहा है, यानी केवल 30 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? केवल 30 वर्ष तक शासन किया खिलजियों ने। और आप जानते हो इसको, ये 1290 से लेकर के और 1320 तक यहां तक केवल शासक रहे आपके। यानी इनसे पहले, खिलजियों से पहले कौन है? गुलामों की सत्ता है और गुलाम वंश की। और खिलजियों के बाद किसकी सत्ता है? इनके बाद सत्ता है आपके तुगलकों की। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्या सबसे लंबा शासन किसका रहा है? तो आप उत्तर मारेंगे सबसे लंबा आएगा तो वो तुगलक वंश का है। कितना है? लगभग 94 वर्ष है। कितना है? वो 94 वर्ष है। और सबसे छोटा किसका है? तो हम मारेंगे आपके किनका? खिलजियों का है, कि वो 30 साल है। सल्तनत काल में 5 राजवंश हुए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। फिर बोलना एक बार, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इस पर चर्चा में विस्तार से करूंगा जब सल्तनत काल पढ़ाऊंगा उस क्लास में। फिलहाल इसका उत्तर खिलजी वंश, जिन्होंने 30 वर्ष तक शासन किया, यहां पर ये वाला। इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में किया, उसकी नीति को क्या कहते हैं? क्या वो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, या सहायक गठबंधन के माध्यम से, युद्ध को छिड़कर, या हड़प नीति? आप जानते हैं डलहौजी की सबसे फेमस नीति कौन सी है? हड़प नीति है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नीति को विलय की नीति, क्या कहते हैं? इस नीति को विलय की नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलय की नीति, या इसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। मैंने कई बार बताया इसको, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको हड़प नीति कहते हैं, विलय की नीति कहते हैं, मिलाने की नीति कहते हैं। और अवध को इसी नीति के द्वारा इसने 1856 में मिलाया, लेकिन आरोप क्या लगाया? कुशासन का। काय का लगाया है? कुशासन का आरोप लगाया है। कुशासन के आधार पर इसने इसको पूरी तरह से हड़प लिया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। उसको कहते हैं हड़प नीति के द्वारा। एक क्वेश्चन आता है कि हड़प नीति के जब कुशासन के आधार पर इसको हड़पा, तो उस समय अवध का नवाब कौन था? तो इसको थोड़ा याद कर लेंगे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपके नवाब वाजिद अली शाह। क्या नाम है? नवाब वाजिद अली शाह नाम है उनका, नवाब वाजिद अली शाह। अगर ये आपको नहीं दिख रहा हो तो इसको मैं आपको यहां पर गोले बंद कर देता हूं। नवाब वाजिद अली शाह नाम है, जो कि अवध के अंतिम नवाब भी रहे। और इन्हीं के शासनकाल में को खदेड़ते हुए और डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया और 1856 में अवध को हड़प लिया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। इस क्रम में मैं आगे बताऊंगा। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। क्या महास्थानम है, लोथलम है, या नागपट्टनम है, या सिकंदरिया है? वो लोथल स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल। इसे हड़प्पा के समय में इस बंदरगाह को डॉक यार्ड कहकर पुकारा गया है। डॉक यार्ड यानी कि बंदरगाह को डॉक यार्ड भी कहते हैं, इसी को गोदी भी कहते हैं और इसी को गोदी बाड़ा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे नाम है। और ये कहां से मिला है? गुजरात से। कहां से मिला है? ये गुजरात से मिला है। कौन सा स्थल है? लोथल है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से गोदी बाड़ा का प्रमाण मिला, यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। ये हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल रहा, इसे आप रट लेंगे, इसको आप छोड़ के नहीं जाएंगे आपके। इसके अलावा मैं आपको आगे बताऊंगा। आपके अगला क्वेश्चन है, बंगाल में आंदोलन द्वारा तिरंगा झंडा, जो कि इनका लगा लाल, हरा और पीले रंग का था, डिजाइन किया गया था। कौन सी घटना है? क्या स्वदेशी है, खिलाफत है, या सबने अवज्ञा डांडी मार्च है? तो क्या सही उत्तर है बंगाल में कौन सा आंदोलन? तो वो स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? आप जानते हैं बंगाल विभाजन, जब बंगाल विभाजन हुआ, यहां पर कब हो रहा है बंगाल विभाजन? बंगाल विभाजन हो रहा है 1905 में। कब हो रहा है? 1905 में। और जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और उसी में पहली बार इस झंडे का
डिजाइन तैयार किया गया था, झंडे को लेकर के लोगों ने एक बड़ी चेतना आई और स्वदेशी आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाता है। खिलाफत आंदोलन जानते हैं आप लोग जो है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ है? 1919 में हुआ है खिलाफत आंदोलन यहाँ पर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। और दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ही बात है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही है। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 और दांडी मार्च वर्ष 1930 और सविनय अवज्ञा ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत बता दिया मैंने आपको जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको चलाया गया 1919 में, जो बड़ा महत्वपूर्ण आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन इसका उत्तर है, इसको आप रट लेंगे। जो बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ है, इसके बारे में इतिहास के पन्नों में आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। ये क्वेश्चन आ ही गया। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति की बैठक हो रही है। वो कब हो रही है? वो वर्ष 1919। डायरेक्ट उत्तर बता दे रहा हूं आपको। ये खिलाफत आंदोलन है, बड़ा महत्वपूर्ण था, जो कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध चलाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा के साथ धोखा किया और तुर्की खलीफा को हटाया है, उसके लिए आंदोलन हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसको आप देख लेंगे यहां से। और मैं बताया तो आपकी जानकारी के लिए, ये वही आंदोलन है। इस जो खिलाफत आंदोलन है, एक खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कौन है? वो आपके अली बंधु हैं। कौन है वो? अली बंधु हैं। अली बंधु दो भाई हैं यहाँ पर, मोहम्मद अली और दूसरे भाई का नाम है शौकत अली नाम है। इन्हें इतिहास में अली बंधु के तौर पर भी जाना जाता है। दो भाई हैं, एक का नाम है मोहम्मद अली और एक का नाम है शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों को याद कर लेंगे। इन्हीं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चला और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया ताकि उन्हें उनके असहयोग आंदोलन में सहयोग मिल सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में मैं आपको आगे ले चलूंगा और मैं बताऊंगा आपको यहां से कि जो भारत सरकार 1935 है, इसके अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश और रहे आपके, तो आप जान लेना मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 और मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों से अधिक संख्या नहीं होगी। यानी इसका उत्तर क्या है? 6 उत्तर सही है वाला। यानी मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों से अधिक की संख्या नहीं हो सकती। ये भारत में आप जानते होंगे, इसी 1935 के अधिनियम के बाद में भारत में जो कोर्ट बन रहा है, इसको फेडरल कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। इसी को भारत का संघीय न्यायालय भी कहते हैं। संघीय न्यायालय भी कहते हैं इसको। ये आप पढ़ कर लें, अंग्रेजी फेडरल कोर्ट बोलते हैं। और इसी को वर्ष 1950 में सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना गया, सुप्रीम कोर्ट के नाम से, और जिसको हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप जानते होंगे वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की 34 है, जो कि 33 + 1 है, यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं। ये आज की बात कर रहा हूं मैं आपसे। यानी यहां बताएंगे तो आप बताएंगे मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों अधिक संख्या नहीं होगी। एक मुख्य न्यायाधीश और 6 से अधिक संख्या की नहीं होगी। ये इसका सही उत्तर है आपके, ये 6 वाला पार्ट। अब मैं आपको आगे ले जाऊंगा आपके इस क्रम में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? यानी क्रांति शुरुआत क्या किसानों ने करी है, सिपाहियों ने, बागान श्रमिकों ने या जमींदारों ने? तो सही उत्तर इसका सिपाहियों ने। किसने करी है? सिपाहियों ने। आप जानते होंगे 1857 के विद्रोह को इतिहास में सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसको सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है। सिपाही म्यूटनी, सिपाही रिवोल्ट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ चर्बी युक्त जो कारतूस सैन के प्रयोग की घटना पहली बार कहां घटी है? आप बताएंगे बैरकपुर छावनी। कहां पर? बैरकपुर छावनी में। ये आपको मेरे कहने से याद करना है। और बैरकपुर छावनी में किसने करी है? ये वही एक वीर था भारत का सपूत। उस सपूत का नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है? मंगल पांडे नाम का सपूत है। उसने पहली बार चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया और उसने अपने अधिकारियों को उसने सुनने से मना कर दिया। कहा मैं अपने धर्म को नहीं तोड़ूंगा। और परिणाम क्या हुआ? उसने कहा ना सिर्फ अपने अधिकारियों को विरोध किया, बल्कि उसने एक नारा भी दिया, मारो फिरंगी। आप एग्जाम आएगा कि मारो फिरंगी नारा किसने दिया है? मारो फिरंगी, ये नारा किसका है? इसको जानने के बाद आपका मन खुश हो जाएगा। ये मारो फिरंगी नारा किसने दिया है? मंगल पांडे ने दिया है। और मंगल पांडे ने यहाँ विद्रोह कब किया है? 29 मार्च को। कब किया है? इसको रटेंगे, 29 मार्च 1857 को। और इस घटना के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा यानी मृत्युदंड की सजा बोली गई आपके। और आप जानते होंगे मंगल पांडे को फांसी सजा बोली गई है। वो कब बोली गई है? वो 18
अप्रैल को बोली गई है आपके, ये शायद आपको मालूम होगा, 18 अप्रैल को बोली गई है आपके। लेकिन अंग्रेज इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने 18 अप्रैल के पहले ही, यानी 10 दिन पहले, यानी कि उन्होंने 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया, या 1857 में। ये सूली पर चढ़ने वाला, ये फांसी पर चढ़ने वाला, ये पहला अब राष्ट्रीय आंदोलन का बड़ा क्रांतिकारी वीर था, बड़ा क्रांतिकारी सिपाही था, जिसे अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे लटका दिया। इसको अब रट के जाएंगे, क्वेश्चन आएगा मंगल पांडे कौन सी सेना का जवान था? तो अब 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, कौन सी है वो? इसको रट के जाएंगे। मैं बार बार मंगल पांडे जोड़ दे कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। और उसका नाम था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसको आप मेरे कहने से रटेंगे। और आपने कहा है कि सर जो इंपॉर्टेंट हुआ करे उसको आप एक अलग मार्कर से इंपॉर्टेंट कर दिया करिए। तो मैंने तो आपकी बात मान ली, लेकिन आपको मैं जो कह रहा हूं आप मेरी बात नहीं मान रहे। मैंने कहा इस चैनल को आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसको ज्यादा लोगों को लाइक कराइए ताकि मेरी बातें हर घर तक पहुंच सके। और मैं पहले कह चुका हूं, अब समय की यही पुकार और नंबर पहुंचे 90 पार अगर आपको करने हैं तो आपको इस पढ़ाई की पंचायत से जुड़ना पड़ेगा। अपने मित्रों को, यारों को, संबंधियों को, सबको जोड़ना पड़ेगा और मेरी बातों को घर घर पहुंचाना पड़ेगा। इसका नारा मैं पहले दिया है, अब जन जन की यही पुकार और शिक्षा पहुंचे हर घर द्वार। अगर वाकई मेरे सपना पूरा करना चाहते हैं तो मेरी बातों को पहुंचाइए। ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, नजदीक जो हो, नहीं आ पाने के कारणों से तो ऑनलाइन क्लास पर भी इनका लाभ ले सकते हैं। मैं आपका पैट का दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए यहां पर भी एक क्रैश कोर्स, एक लेक्चर के तौर पर चालू करने वाला हूं। यद्यपि वो विस्तृत नहीं होगा, संक्षिप्त में होगा, लेकिन टू द पॉइंट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। वो ज्यादा विस्तृत नहीं है लेकिन एग्जाम से भटकेगा नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसलिए इस चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिए और ज्यादा कमेंट करिए मुझे, ताकि कोई कमी हो तो उसे मैं सुधार सकूं। लेकिन आप सुझाव नहीं भेज रहे, ये मेरी शिकायत है आप लोगों से। मैंने आपकी बात मानी कि अलग अलग मार्कर का प्रयोग करिए सर आप जो है। मैंने आज आपको अलग अलग मार्करों का प्रयोग किया। यहां से ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है जहां पहली बार विद्रोह हुआ है। और आपके लिए एक बात और साझा कर देता हूं यहां पर कि 1857 का जो विद्रोह है उसकी जो शुरुआत हो रही है वो 10 मई 1857 को ही कहां से? मेरठ छावनी से। कहां हुई है? मेरठ छावनी से हुई है। और वो सैनिकों ने की और सैनिकों ने तख्ता पलट दिया इन लोगों का। और ये यहां से कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे आपके। और वहीं पर अंतिम शासक कौन? जो मुगल वंश का अंतिम शासक है बहादुर शाह जफर, उससे मित्रता कर ली इन्होंने। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको इतिहास के पन्नों में चर्चा करूंगा आपकी। अब मैं बताऊंगा आपको अंतिम क्वेश्चन है मेरा, अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा पर्वत क्या? गुरु शिखर, दोदा बेटा, पंचमढ़ी या नायमोदी? सही उत्तर क्या है इसका? गुरु शिखर उत्तर सही है इसका। यानी अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा ये माउंट आबू पर्वत। कहां पर? माउंट आबू पर्वत पर स्थित है ये वाला पॉइंट आपके, जो कि आपके सिरोही जिले में, राजस्थान के ये सिरोही जिले में स्थित है आपके। बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये अरावली पर्वत श्रेणी भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों से एक है। और ये अरावली पर्वत श्रेणी ये दिल्ली से लेकर के गुजरात तक फैली हुई है। कहां तक? दिल्ली से लेकर के गुजरात तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में। ये भारत के कैसे पर्वत हैं? ये भारत के अवशिष्ट पर्वत हैं, क्योंकि ये टूट फूट करके नष्ट हो गए। आप जानते होंगे राष्ट्रपति भवन है वो भी अरावली की ही एक शिखर पर बना हुआ है आपके। और आपके राष्ट्रपति भवन का निर्माण भी पूरी दिल्ली भी इसी में बसी हुई है। किस पर? अरावली पर्वत पर। इसको भूलेंगे नहीं आपके। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और गुरु शिखर आपके अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में बहने वाली जो पवन कहलाती है उत्तरी मैदानों में, पूछ रहा है ये उत्तरी मैदानों में कौन सी पवन है जो यहाँ बहा करती है आपके? तो वो कौन सी पवन है? क्या वो लू है या काल वैशाखी या मैंगो शावर या व्यापारिक पवन है? तो इसका सही उत्तर है लू। ये लू पवन है आपके जो यहाँ बहा करती हैं आपके उत्तरी मैदानों में। और लू के चलते उत्तरी मैदानों बड़े पैमाने पर लोगों को बीमारियां होती हैं। आप जानते हैं जो काल वैशाखी आपके ये बंगाल वाले क्षेत्र में, और मैंगो शावर आपके जो आपका केरल वाला क्षेत्र है, कर्नाटक वाला पार्ट है, वहां में देखने को मिलती है आपके। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेंगे। ये लू एक कैसी पवन है? ये एक स्थानीय पवन है। ये लोकल विंड है। कैसी है? ये लोकल विंड है, स्थानीय पवन है ये। इसको आप रट लेंगे। स्थानीय पवन का नाम है जो लू है, जो उत्तर भारत के मैदानों में बहती है। ये गर्म और शुष्क होती है और ये बड़ी हार्मफुल मानी जाती है, नुकसानदायक मानी जाती है आपके। इससे बड़े पैमाने बीमारियां फैलती हैं।
इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ज्यादा या लोग मेरी बात को फैलाई, पुनः मैं कह रहा हूं आपके, अब समय आ चुका है जब पढ़ाई के माध्यम से घर घर तक जागृति और चेतना फैलाई जाए। इस चैनल पर आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस पढ़ाई की पंचायत में इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, एक नई सिंघम सीरीज और एक नई पैट की सीरीज के साथ में, और मैं आपके लिए कुछ स्ट्रेटेजी जीके का एक नया पार्ट लेकर आ रहा हूं। इसलिए इस चैनल पर, इस पंचायत पर लगातार बने रहेंगे। आप खुश रहिए और उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।